subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आज हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे पेपर्स को, हाई स्कूल का जो साइंस की क्लासेस। आज हम लोग लगभग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। इसके जो पिछली क्लास आप लोगों की चली है वो फिजिक्स की चली है। फिजिक्स और साइंस में ही फिजिक्स होती है, जो कि आपकी पिछली क्लास चली हुई है। उसको अगर ना देखे हो तो उसको पहले देख लीजिए, तभी पेपर समझ में आएगा। उसी पेपर में आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ होता है ना। बायोलॉजी सेक्शन से है। पित्त का निर्माण लगभग पित्ताशय से ही होता है। पित्ताशय ही वाला ऑप्शन सही है ना। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। दूसरी क्वेश्चन 15 नंबर की क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जड़ों में, रंध्रों में, है ना। इस तरह से क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देगा वात रंध्रों में। तो इसको अगर देखा जाए तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वह रंध्रों में पाई जाती हैं, रंध्रों में पाई जाती हैं, है ना। इस पे याद रखोगे। प्रचलित रूप से, है ना, प्रचलित रूप से तीसरी क्वेश्चन है आपकी, यानी 16 नंबर की क्वेश्चन है। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह क्या कहलाता है। मानव शरीर के अंदर या शरीर के अंदर ऊर्जा गृह, पावर हाउस जिसे बोला जाता है, वो नियरवर्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसको हम प्रचलित रूप से, ठीक है, ऊर्जा गृह कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है ना। इसमें ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, जो कि गलत है। क्लोरोप्लास्ट सही नहीं है। राइबोसोम भी नहीं सही है। ठीक है, लाइसोसोम्स यह भी क्लियर नहीं है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया इस राइट आंसर होगा। यानी कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह जो कहलाएगा वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन में आएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु मतलब प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये 36 होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं 36 मॉलिक्यूल्स होगा इसको राइट आंसर, है ना। इसके बाद देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, यानी कि 18 नंबर का क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो जाइलम का कार्य जो होता है ना, वो जल का संवहन, यानी कि जल को पौधों के अंदर जल को मतलब ले जाने के का कार्य, जल को वृक्षों के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम, ट्रांसफ़र करने का काम जाइलम करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। पादपों में जाइलम का वर्क जो होता है सीधा जल का संवहन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अमीबा में, ईस्ट में, है ना, लिस्मनिया में और इनमें से सभी में, है ना। तो इस कंडीशन में ईस्ट में इसमें होता है, यानी कि ईस्ट में, है ना, ईस्ट में, ठीक है। फोन आ रही है, ईस्ट में। तो इस कंडीशन में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ये आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके बाद केवल प्रोटीन से बने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केवल प्रोटीन से बने होते हैं, तो वो होता है प्रायोन्स, ठीक है। इसी याद रखोगे, इसका प्रायोन्स आंसर सही है। प्रायोन्स बायोलॉजी सेक्शन की सेक्शन ए वाले को पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। जल का संवहन होता है, जल का संवहन होता है। इसमें 36 पाए जाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये आपका प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस चीज को याद रखोगे। तो ये आपकी 7 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन, ठीक है। ये 6-7 क्वेश्चन जो है ऑप्शनल होते हैं और इसमें ये ऑप्शंस सही होंगे, ठीक है। ये आपके बायोलॉजी सेक्शन की सेक्शन ए वाले में कुछ प्रश्न थे, इनको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब पेपर में ही कुछ व्याख्यात्मक तौर से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं।
फिजिक्स का कल मैंने समझाया था 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स का मैंने सॉल्व किया था पिछली वाली वीडियो में, है ना। इसमें सेक्शन बी को देखेंगे तो सेक्शन बी में आपका प्रश्न नंबर 5 है, निस्तापन और वर्जन को समझेंगे। तो निस्तापन क्या होता है और वर्जन क्या होता है, दोनों में अंतर को हम समझेंगे। वर्जन जो होता है ना, सल्फाइड अयस्क होते हैं, ठीक है। सल्फाइड अयस्क होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 है। ये अयस्क जो बनाए जाते हैं कुछ सल्फर के साथ, जैसे जिंक सल्फर, ठीक है, 2ZnS, जिंक सल्फर के साथ ऑक्सीजन दे करके, हल्का सा ऑक्सीजन दे करके दहन किया जाता है, ऑक्सीजन दे करके दहन किया जाता है। तो इस कंडीशन में ये वर्जन का रूप लेता है, यानी कि ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ मतलब दिया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में वर्जन होता है ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। जो गलनांक होती है उससे कम तापमान दे करके, जो गलनांक होती है सल्फर में, जो गलनांक होती है उससे कम तापमान दे करके वायु की उपस्थिति में इसको किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। तो वर्जन क्या होता है, सल्फाइड में ऑक्सीजन दे करके वायु की उपस्थिति में गलनांक के लेवल से कम ताप दे करके उसको भुना जाता है। अगर देखा जाए वर्जन जो होता है वो रोस्टिंग होता है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब भुनना, केवल भुना जाता है, ज़्यादा उसको गर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। रोस्टिंग मतलब भुना जाता है। अगला चीज़ है इसके अंदर निस्तापन। निस्तापन जो होता है ये जिंक कार्बोनेट को, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में, इसमें ये होगा वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में इसको देखेंगे। यहाँ पे वायु नहीं रहेगा और हल्का सा गर्म करके, यानी कि जो गलनांक होगा उसको गर्म करके, हल्का सा गर्म कर, गलनांक से गर्म करके और थोड़ा अधिक तापमान बढ़ा करके, थोड़ा सा तापमान बढ़ा करके जो अयस्क का संग्रहण किया जाता है वो निस्तापन के द्वारा किया जाता है। यह अयस्क है जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड भी अयस्क है। इन दोनों को ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन दे करके थोड़ी बहुत गर्म करके भून करके वर्जन कर लिया जाता है। और निस्तापन में हल्का सा गर्म करके उसको हल्के टेम्परेचर से मतलब सॉलिड करके बनाई जाती है। और बनाने के बाद इसमें से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। हल्का हल्का प्रोसीजर निस्तापन में दिया जाता है अपेक्षा वर्जन के, यानी वर्जन जो होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा भून दिया जाता है और निस्तापन जो होता है वर्जन से थोड़ा कम भुना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं वर्जन और निस्तापन में अंतर, समझ में आ रहा है। निस्तापन में जिंक कार्बोनेट को इस तरह से किया जाता है और वर्जन में जिंक सल्फाइड को इस तरह से किया जाता है। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पे विथ रिएक्शन सेट किया गया है, समझ में आ रहा है ना। इसमें अगर वर्जन करते हैं तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और निस्तापन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पीएच मान क्या है। तो पीएच मान अगर हम देखेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि जो पीएच का परिसर होता है, मतलब पीएच रेंज, तो एक होता है 7, उसका मुख्य लेवल पर 7 होता है। और 7 पीएच रेंज क्या होता है, उदासीन होता है, इसको याद रखिएगा। 7 पीएच रेंज जो होता है वह उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, 7 से यदि कम है तो अम्लीय लेता है, अम्लीय हो जाता है वही मूलक। और जब 7 से अधिक की तरफ जाता है तो ये क्षारीय हो जाता है, ठीक है। 7 से अधिक होता है तो इस कंडीशन में क्षारीय हो जाता है। क्षारीय वाला जो भी यौगिक होता है वह OH माइनस वाला यौगिक होता है और अम्लीय वाला जो यौगिक होता है वह H प्लस वाला यौगिक होता है। अगर H प्लस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे H2SO4 जो होता है वह अम्ल हो जाएगा और OH अगर यहाँ पे NaOH देखा जाए तो ये क्षार हो जाएगा। C2H5 OH जो है, जहाँ पर OH आया तो यह भी क्षार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्षारीय की जो पीएच मान जो होती है वह 7 से अधिक होती है और अम्लीय की जो मान होता है वह 7 से कम होता है। ये पीएच का जो रेंज होता है, पीएच वैल्यू का रेंज।
अब हम पीएच वैल्यू निकालते हैं कैसे। आर्यन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि पीएच वैल्यू को जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो उसका लघुगणक मतलब छोटे लेवल की 1/H+ जो आयन होता है, ये होता है पीएच वैल्यू निकालने का स्ट्रक्चर। ये सूत्र होता है पीएच वैल्यू निकालने का सूत्र होता है log10 1/H+, यानी कि जो यौगिक होता है ना, जो भी यौगिक होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा का न्यूनतम से न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या फिर ऑक्सीडेशन या चयन करने की प्रक्रिया ही हमारी पीएच वैल्यू कहलाती है, पीएच मान कहलाता है। तो ये है पीएच मान। और इसको हम सही तरीके से देखा जाए तो पीएच अगर माइनस में लेते हैं या ऊपर की तरफ या H+ है ना अपन में, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो -log10 H+ आयन होगा, ये पीएच वैल्यू का मान होगा। ठीक है, अब ये पीएच वैल्यू को अगर हम देखें कि इसकी महत्व क्या होती है, तो पीएच वैल्यू अधिकतम अगर देखा जाए तो मानव शरीर के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है लगभग 7 से लेकर के और 7.8 वैल्यू तक, यानी 7 से ऊपर मैक्सिमम वर्किंग, मानव शरीर के अंदर जो भी मैक्सिमम वर्किंग होती हैं वो लगभग पीएच वैल्यू पर ही सेट होता है। पृथ्वी के अंदर उपजाऊ होना, पृथ्वी की मिट्टी से होती है उपजाऊ, कई मिट्टी उपजाऊ होती है, कई मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है वहाँ पे पीएच वैल्यू ख़त्म रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। और जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ पर पीएच वैल्यू उस पृथ्वी के अकॉर्डिंग 5, 6, 4, 5, 6 के अंतर्गत वो सेट रहता है। अगर पीएच वैल्यू पृथ्वी के अंदर 4 से नीचे चला जाता है और 6 से ऊपर चला जाता है तो पृथ्वी के अंदर जो उपजाऊपन होता है, वो उर्वरता जो होती है या जो उसकी उपजाऊ करने की जो भी उसकी क्वालिटी होती है पृथ्वी के अंदर, वो लेस हो जाती है। मतलब इससे बाहर होगा तो लेस, इससे बाहर होगा तो लेस, और इसके बीच होगा तो फिर वह उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी। तो इसमें पीएच वैल्यू का विशेष योगदान रहता है किसमें, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। पृथ्वी से अटैच होकर जो पौधे मतलब जल लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं, पृथ्वी से जुड़ करके जो पौधे लग करके अपनी भोजन पानी को लेते हैं, खनिज लवण को लेते हैं पृथ्वी के अंदर से, है ना। तो वे सभी चीज़ वो पीएच वैल्यू पर ही सेट होती है। पीएच वैल्यू ही क्या करता है, पौधों को जीवन यापन देता है, पौधों को जिलाता है। और पौधे तभी जीवित होते हैं जब मिट्टी उपजाऊ होती है। जब मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है वहाँ पे 1000 पौधे लगा दो, मुरझा जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, जिसके पीएच वैल्यू सेट नहीं होती है। पीएच वैल्यू पृथ्वी की अगर रिकवर नहीं होता है तो, है ना। उसी टाइप में ये हम लोग का भी पूरी प्राणी जो भी हैं, जीव भी प्राणी हैं, जिस विभाग के प्राणी हैं, जल में जो जीवन यापन करने वाले जलीय जीव होते हैं, उनके पीएच वैल्यू 4-3 लगभग हो जाता है। और उससे हाँ 4-5 के बीच में उनका भी जीवन यापन होता है। जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उसका भी पीएच वैल्यू रहने के वजह से ही जीवित होते हैं। अगर पीएच वैल्यू न हो, पीएच मान न हो, अम्लीय क्षारीयता न हो, ये वैल्यू, ये रेंज जो है पीएच का जो रेंज है ये सेट न हो, तो फिर किसी भी प्राणी का रहना संभव नहीं है। पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतुओं तक, मानव तक, हर एक व्यक्तियों की ये पीएच वैल्यू सेट होना चाहिए। पीएच वैल्यू का कोई ना कोई स्ट्रक्चर आ ही जाता है जो कि वह हाइड्रोजन के आयनन पर सेट होता है, हाइड्रोजन के आयनन पर सेट होता है। तो इस कंडीशन में ये है पीएच मान का वर्क और पीएच मान की वैल्यू। समझ में आ रहा है ना। अब हम बात करेंगे संचारण की। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संचारण क्या होती है? तो संचारण बहुत ही बिल्कुल ईजी होता है। संचारण का मतलब होता है किसी भी धातुओं को सुरक्षित रखना, मतलब सुरक्षित रखना नहीं, क्षरित होना। धातुओं के अंदर कोई भी चीज़ मतलब क्षरित होना का मतलब कि मतलब कमी आ जाती। मान लीजिए आपके पास एक लोहा है, सिंपल आयरन, है ना। और वो आयरन क्या होता है कि जब आप कहीं खुले वातावरण में रख देते हैं, वायु की उपस्थिति आती है, कहीं ये जो लोहा है कहीं ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो इस कंडीशन में क्रिया करने के बाद वह कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या करता है, ये
लोहे को संचारित करता है, संचरित करता है, उसको छीड़ करता है, यानी कि धातुओं में कमी लाता है ना। अब धातु में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो लगती है जंग, और जब जंग लगता है तो जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है जब जंग लगती है। और वही जब जंग को हटा दिया जाता है, लोहे पर से जंग को जब हटा दिया जाता है, जंग जब झड़ जाता है तो लोहा एकदम बिल्कुल हल्का हो जाता है, उसके डेप्रिसिएशन आ जाती है, उसकी कमी आ जाती है ना। लोहा जंग मतलब जब उसको सफाई करते हैं तो, और लोहे को जंग को हटाकर उसको बचाने के लिए हम अन्य प्रकार के स्नेहक तेल, ग्रीस, मोबिल है ना, या फिर पेंट भी लगाते हैं, लैप कर देते हैं, किसी का पॉलिश लगा देते हैं कि वो लोहा क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो यही चीज़ होता है संचारण, है ना। संचारण में अगर देखा जाए तो कॉपर का कोई बर्तन है, कॉपर का कोई वस्तु है और उसको रखे कहीं रख दिया जाता है, तो ऑक्सीजन से या किसी भी अन्य तत्वों से अगर क्रिया करता है तो कॉपर क्या होता है, निश्चित रूप से सल्फर से क्रिया करता है तो कॉपर का रंग क्या होता है, चेंज होने लगता है, उस बर्तन का रंग हरा होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी संचारण वहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में ये रहा संचारण। अब बात करते हैं हम विकृत गंधिता की। तो विकृत गंधिता जो होता है ये खाद्य पदार्थों के अंदर चरण होता है। अगर मान लीजिए खाद्य पदार्थ है और खाद्य पदार्थ को आपने किसी पैकेट में पैक कर दिया, आपने प्लास्टिक में पैक कर दिया, किसी बॉटल में पैक कर दिया, किसी प्लास्टिक वाली बोरी में पैक कर दिया, और उस पैक करने के बाद आप चाहते हो उस खाद्य पदार्थ को आप चाहते हो कि कुछ दिन तक उसको सही तरीके से रखा जा सके, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल मिला करके उसको पैक किया जाता है ताकि वह खाद्य पदार्थ कुछ दिनों के लिए वह खराब ना हो। तो वह वहाँ पे जो मतलब विकृति गंधिता का स्ट्रक्चर होता है, विकृति गंधिता वहाँ पे अप्लाई होती है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं विकृति गंधिता। जहाँ पे खाद्य की सुरक्षा जिस पाउडर को मिला करके, जिस केमिकल को मिला करके सही करते हैं वह विकृति गंधिता ही होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिलहाल इसके बाद 8वें नंबर की क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो एक होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, 10 साल से पूछी जाती हुई ये प्रश्न आ रही है बोर्ड एग्जामों में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि भी आता है बनाने के लिए। तो जो धावन सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, सिंपल Na2CO3 होती है। यहाँ पर 10H2O लगाई जाती है और डेका वगैरह लगा करके मतलब किया जाता है उस कंडीशन में, है ना। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है कौन, धावन सोडा। और धावन सोडा को अगर हम देखें तो इसका अणुभार जो होता है वह 286 होता है, ठीक है। धावन सोडा का अणुभार जो होता है वो 286 होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में धावन सोडा को हम देखें तो बनाने की विधियाँ, इसमें एक है NaCl, NH3, ठीक है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया है, और फिर ये जल है, और फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। इन चारों को लेकर के और गर्म किया जाता है, मिलाया जाता है, कुछ उत्प्रेरित की जाती है। तो इस कंडीशन में यह बनता है सोडियम यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार होता है, और यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। अब ये देखिए कि सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी कि धावन सोडा का निर्माण हम कैसे करते हैं, है ना। NaCl, NH3, H2O और Cl2 को आपस में मिलाया जाता है, तो इस कंडीशन में NaHCO3 मिलती है और प्लस NH4Cl, ये सोडियम क्लोराइड है ना, ये सॉरी अमोनियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जब NaHCO3 मिल जाती है तो बस अब इसको क्या करते हैं, इसको हल्का सा
है ना, शुष्क वायुमंडलीय लेवल पर इसको हल्का सा उसी तरह से गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर निकल जाता है Na2CO3 निकल जाती है और बच जाता है जल और कार्बन डाई, ये अलग अलग कैबिन में निकल जाते हैं बाहर। अब इसके बाद अब इसी Na2CO3 एकदम शुष्क हो जाता है, मतलब सूखा हुआ हो जाता है, तो फिर इसमें हल्का सा जल यानी कि 10H2O ज्वाइन करके ये बन जाता है Na2CO3 10H2O, और ये फाइनली मतलब बन करके निकलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मतलब होता है धावन सोडा, और धावन सोडा का जो वर्क होता है, उपयोग जो होता है, वो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, धावन सोडा का प्रयोग लेबोरेटरी के अंदर अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका एक उपयोग होगा। ठीक है, कुछ ऐसे में अगर देखा जाए कांच का निर्माण करनी है कांच का निर्माण करनी है, कागज़ का निर्माण करना है, ठीक है, वोरेक्स का निर्माण करना है, उनकी जो कंपनी होती है उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन हेतु जब हम पेट्रोलियम की शोध मतलब होती है, जब पेट्रोलियम समझ रहे हैं ना, और पेट्रोलियम का जब शोधन होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है, धावन सोडा का प्रयोग होता है। ठीक है, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे बायोलॉजी सेक्टर के सवाल है। यहाँ पर अभी तक तो केमिस्ट्री चल रही थी, अब यहाँ से बायोलॉजी सेक्टर की क्लासेस हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.